आज अपने वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, ये स्पष्ट है और सही है कि न्यायालय में अभी इतने कांड लंबित हैं जिस पर सरकार चिंतित रहती है। वरिष्ठ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट चाहे निचली अदालतें भी चिंतित रहती हैं कि कांडों का डिस्पोजल कैसे हो। हम अपने लुक स्मार्ट चैनल के माध्यम से, मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद, हम बताते हैं इसका रेमेडी। हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो पर सीनियर अधिकारी, डीजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, पूरा बिहार के कोई भी एसपी, एसएसपी हो, इस वीडियो का प्लीज़ देखें और एक एक चीज़ों का जांच करें, इंक्वायरी करें और इसका रिव्यू करें और इस पर संज्ञान लें। शुरुआत करते हैं। जब किसी भी कांड का अनुसंधानकर्ता यानी केस के आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब केस को क्लोज करते हैं तो जो क्लोज करते समय उसको बोलते हैं चार्जशीट। यानी चार्जशीट का सबमिट का समय होना, मतलब कि कांड का एक पार्ट पूरा कंप्लीट होना, तब एक मूल चार्जशीट आपको सबमिट होता है न्यायालय में। ये चार्जशीट जो सबमिट होता है सीआरपीसी के 173 द के तहत, उसमें 8 क्लॉजेज हैं। 8 क्लॉजेज को कम से कम केस के अनुसंधानकर्ता को, एसएचओ को बिल्कुल रीड होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। अब नंबर 1, जब चार्जशीट जब केस के अनुसंधानकर्ता भरते हैं या थाना प्रभारी उस चार्जशीट के बाएं तरफ उसके अप्रूवल साइन करते हैं, उनको किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा। ये थानाध्यक्ष की यहाँ भूमिका है, क्योंकि बाएं तरफ सिग्नेचर साइन उस चार्जशीट पे वही करते हैं। नंबर 1, अगर उस चार्जशीट में जो कॉलम 13 होता है, उस 13 में उसी साक्ष्यों की सूची बनाई जाएगी जिसको अनुसंधान के आधार पर जिनकी गवाही होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि केस के जो अनुसंधानकर्ता बिहार पुलिस में, वो इतने कम से कम उसमें साक्ष्यों का नाम दे जो बिल्कुल सपोर्ट आपके अनुसंधान का करे और उसमें किसी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। और उसको शुरुआती में ही अगर उसको असेंडिंग अरेंज कर देते हैं और उस पर एपीओ जो होते हैं, जो सीजीएम लेवल के नीचे के या ऊपर जो एपीपी होते हैं, उनको चाहिए कि जो चार्जशीट पर नंबर 1 के क्रमांक पर जो लिखा होता है उसकी गवाही यानी एविडेंस कराना सुनिश्चित करेंगे। जितना कम एविडेंस चार्जशीट के आपको 13 पर अंकित होगा, यानी उतना ही साक्ष्य रखा जाए, उतना ही काफ़ी है इस कांडों के धाराओं को प्रूव करने के लिए और आरोप को प्रमाणित करने के लिए। निश्चित तौर पर जो भी जजेस साहब होंगे, आपके डायरी और आपके बयान प्रक्रियाओं को पूरा करने पर निश्चित तौर पर सज़ा दे सकते हैं। जैसे कभी भी केस के अनुसंधानकर्ता हमारे वीडियो के आधार पर चार्जशीट में सबसे पहले नंबर 1 पर शुरुआत की जाए कि सबसे पहले अनुसंधानकर्ता का नाम लिखा जाए। पहली गवाही अनुसंधानकर्ता का नाम लिखने के कारण यह है कि जैसे कोई भी अनुसंधानकर्ता जिले में जब चार्जशीट देता है, तत्काल कम से कम उसके 6 महीना तक उसकी पोस्टिंग उसी जिले में रहती है और उस थाने में नहीं है तो उस जिला या जनपद में उस पोस्टिंग बरकरार रहती है। जैसे ही केस का चार्ज फ्रेम होगा, गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी, पहला समन जाएगा केस के आईओ को। जो आईओ उसमें उपलब्ध रहते हैं वो आकर के अपनी गवाही देंगे। विधिवत विधि के तहत एविडेंस एक्ट के 137 से लेकर 143 इसमें कई है, उसके एक्ट के तहत गवाही देंगे। निश्चित तौर पर इसमें एक अभियोजन बहुत मजबूत होगा। जैसी आईओ की गवाही गुजर जाए तो नंबर 2 पर नाम रखा जाए केस का इन्फॉर्मेंट मतलब कि ताज़ा केस रहता है और अब ताजगी बनी रहती है और वो आकर के अब उसकी गवाही ले ली जाए
तो निश्चित तौर पर आपका सफिशिएंट सबस्टेंशियल एविडेंस है कि आपका कोर्ट को सजा के लिए उसी समय से परिस्थितियां बस मुकदमा बनना शुरू हो जाएगा। तीसरा नंबर, अगर इसमें टेक्निकल अगर कोई विटनेसेस हैं, जैसे डॉक्टर हैं या कोई भी हैं एफएसएल या जो भी हैं, इमीडिएट चूँकि सभी लोग रहते हैं, ताज़ा माहौल रहता है, 2 से 3 महीने की अवधि रहती है। तीसरे नंबर पर किसी मेडिकल डॉक्टर का या अन्य जो भी हैं इम्पोर्टेंट का गवाही करा दी जाए। चौथा नंबर, उस कॉलम 13 पर वही विटनेस बनाया जाए जो घटनास्थल के आसपास हो, एफआईआर का सपोर्ट करने वाला हो, कम से कम उसका बयान से समरूपता मिलती हो, उसकी गवाही हो जाए। नेक्स्ट टू बी एक सक्षम और गवाह जो पूरे डायरी से लेकर परिस्थितियां बस अगर सपोर्ट करता है तो निश्चित तौर पर मात्र 4 गवाह अगर पुलिस वाले गुणवत्ता के आधार पर परीक्षण टिप्पणी अपने एसपी एसएसपी के कॉन्फिडेंस पे लेकर के अगर बनाते हैं तो हम दावा करते हैं उस केस में सजा होना निश्चित है। अगर उसमें कई अनुसंधानकर्ता को देखा गया है कि चार्जशीट के क्रमांक 13 में जितने सुनाए जो विटनेस जो डायरी में अनाप शनाप जो लिख देते हैं वो सभी के नाम चार्जशीट पर डाल देते हैं। वही आपको इसका बेनिफिट आपको ये बचाव पक्ष का डिफेंस का लेयर उठाता है और वहीं से केस फेल होना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से इतना जरूर आप समझ गए होंगे कि जो चार्जशीट का सबसे इम्पोर्टेंट जो 13 नंबर कॉलम है, प्लीज़ इस वीडियो के बाद सीनियर अधिकारी भी इस वीडियो का अध्ययन करेंगे, इस पर एक ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कि चार्जशीट के कॉलम 13 में कम से कम गवाही सबसे पहले आयोग की करा दी जाए, दूसरा इंफॉर्मेशन की करा दी जाए, उसके बाद जो मैक्सिमम जो एफआईआर को प्रूव करता हो पीओ पर हो उससे ज़्यादा गवाही देना ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। अगर डायरी में हियरसे पे लिखते भी हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए। बहुत होगा तो डिफेंस के लेयर एक आपको 311 का पिटीशन दे सकते हैं न्यायालय में कि अन्य की गवाही इसमें नहीं हुई है। इस पर न्यायालय जब देखेगा कि नहीं तो सुनाई हियर विटनेस है तो उनका पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा। ये हमने खूबसूरती तरीक़ा से जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ये वीडियो केवल पुलिस वालों के लिए है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए है, जनहित में पब्लिक के लिए है, प्रोसिक्यूशन के केस करने वालों के लिए है, जिसका मुकदमा है उसको भी हो, यानी कि सजगता अगर आ जाए, बिल्कुल ताजगी बनी रहे तो शुरुआत केस में गवाही, फर्स्ट आईओ, सेकेंड इन्फॉर्मेंट, थर्ड टेक्निकल विटनेसेस, चौथा जो पीओ पर अगल बगल देखा हो और 5वां मैक्सिमम 1 प्रूव करे, इतना ही काफ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अगर इस तरीक़ा से पुलिसिंग शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर इतने केसेस का डिस्पोजल हो जाएगा जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर कल हम मिलेंगे, आपको नए वीडियो पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को एक साथ